नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ केयर के आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से आप लोगों का आज क्लास स्टार्ट होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक क्लास को करिएगा और साथ ही आपको पीडीएफ मिल चुका है या जिसको नहीं मिला है उसको मिल जाएंगे। जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं तो एक बार आप लोग पीडीएफ से इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट आजकल के चक्कर में है कि हम आज क्लास ज्वाइन करेंगे कल करेंगे, तो आपका क्लास मिस हो रहा है। इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जिस तरीके से आप लोगों का क्लासेज नोट्स मिल रहा है, जिस तरीके से आपका तैयारी चल रहा है, अगर आप लोग क्लास में जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर होंगे और जो नई अपकमिंग वैकेंसी है उसमें आपका रिजल्ट होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से क्लासेज करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अ, कौन सा द्रव अभिभार का संकेत है। मतलब अभिभार दिखे तो उसमें से आपको क्या चीज़ का संकेत लगेगा, मतलब कि कैसे पता चलेगा किस द्रव से कि मतलब कि अभिभार का यह संकेत कर रहा है। जैसे इसमें दिया गया है, जैसे बहुत चीज़ का अलग अलग संकेत होता है ना, उसी तरीके से उसमें अभिभार का जो संकेत है इसमें ऑप्शन दिया गया, जैसे कि धंसी हुई आँख, मतलब कि संकेन आई, या बेहोशी, तीव्र श्वास लेना, या जुगुलर जो विन डिस्टेंशन होना। तो ये कैसे पता चलता है? तो ये मतलब जो संकेत है वो धंसी हुई आँख से पता चलता है। कैसे? तो धंसी हुई आँख से अभिभार के संकेत का पता चलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी वृक्क, जो वृक्क मतलब क्या, किडनी, किडनी है ना, मतलब कि वृक्क किडनी को कहा जाता है। मतलब कि क्या, दो किडनी है ना आपके, मतलब कि सबके शरीर में होते हैं, तो वही कह रहा है। और किडनी का वर्क क्या है? तो इसका कार्य है कि मतलब कि जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसको मतलब कि उत्सर्जन कह सकते हैं, या जो मतलब कि उसको पचाने का कार्य करता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी वृक्क की विफलता के लक्षण है। इनमें से कौन है, मतलब कि किसके अलावा, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक के अलावा जो सभी है तीनों, वो क्या है, वृक्क के विफलता, मतलब वृक्क जो खराब कर देता है, उसका वर्क नहीं करने देता, मतलब कि वो मतलब कि काम नहीं करता है। तो अगर वृक्क काम नहीं करता है तो मतलब कि क्या, डायलिसिस के माध्यम से सारा कुछ किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा है, मतलब कि किसके अलावा जो सभी ऑप्शन है वो वृक्क को विफलता का लक्षण है। जैसे पहला आपका ऑप्शन है हाइपर कैलीमिया, या कम मूत्र का उत्पादन, हाइपरनेट्रीमिया, या कैलीमिया। तो इसमें से कौन ऐसा है जिसके अलावा सब इसके विफलता का कारण है? तो इसमें हम यदि देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, हाइपोकैलमिया, इसके अलावा ये तीनों क्या है, मतलब कि उसकी विफलता का क्या है, लक्षण है। कम मूत्र का उत्पादन होना, क्योंकि वो मतलब कि पाचन कर ही नहीं पा रहा है, मतलब कि वो मतलब कि उसको डायलिसिस कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसमें कम मूत्र का उत्पादन होगा ही। तो ये सब क्या है, उसका लक्षण है। और ये जो है हाइपोकैलमिया जो वृक्क के विफलता का कारण नहीं है, और यही आपको खोजना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोग बार बार वैकेंसी को लेकर पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब तक रिलीज कर दिए जाएंगे। तो देखिए वैकेंसी आने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत अनाउंसमेंट हुआ वैकेंसी दे दिया। आपको जितना है कि हमको तुरंत दे दिया, अगर तुरंत दे देगा तो क्या आपकी तैयारी उतनी अच्छी है कि आप निकाल लीजिएगा? क्योंकि वैकेंसी आ जाएगा तो उससे कोई भी वैकेंसी रिलीज होता है तो उससे 1.5 से 2 मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो उतना दिन में आपका तैयारी होगा नहीं। अगर नहीं दिया है तो आप लोग अच्छे से जब तक वैकेंसी नहीं आया तब तक आप लोग अच्छे से शांतिपूर्वक तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी आ जाने पर थोड़ा सा मन में होने लगता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़ा सा मतलब हल्का प्रेशर आने लगता है। इसलिए अभी आपको नहीं दिया गया है एग्ज़ाम डेट, तो अच्छा से पढ़िए। एग्ज़ाम मतलब कि आपका जो वैकेंसी है वो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वीकृति भी मिल गया है और आप लोग बार बार पेपर में देख रहे हैं कि उसके लेकर एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, उसकी सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहाली होगा। बहाली नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इतने पद रिक्त है, इतने सारा कितने बार पेपर में भी दे चुका है, उन सब का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समय लगता है और उसके बाद होता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और अलबलाइए नहीं, अपनी तैयारी में लगिए और जो तैयारी में लगे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। वैकेंसी आ जाने से कुछ नहीं होता है। आप वैकेंसी तो आते ही रहता है, आपकी तैयारी है तो 10 20 50 इस तरीके से वैकेंसी के हमेशा आता है, तो आपकी तैयारी वैसी तो होनी चाहिए, तभी ना होगा। अगर मास वैकेंसी पे भी जा रहे हैं उसमें फॉर्म भी ज़्यादा भराएगा, तो उस तरीके से आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। तो आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए, जिससे कि आपका जो इस बार जो होंगे एग्ज़ाम तो उसमें आपका एक सीट सुनिश्चित हो सके और आपका इस बार ही जॉब मिल सकेंगे, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार पढ़ाई पर फोर्स करते हैं कि पढ़िए, क्लास में जुड़ जाइए, जिससे आपकी सारा इन्फॉर्मेशन तो मिलते ही रहेंगे वैकेंसी का, साथ ही आपको तैयारी भी बेहतर होते चलेंगे। और फ़ी भी ज़्यादा है नहीं कि सर बहुत ज़्यादा फ़ी है, हमको दिक्कत आ रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी पोटेशियम देने की सही विधि है? कह रहा है कि पोटासियम जो दिया जाता है, ये पोटासियम का इंडिकेशन है, संकेत है। तो कह रहा है कि पोटासियम जो दिया जाता है इनमें से किसके अलावा देने की सही विधि है? मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको पोटेशियम देने की सबसे उपयुक्त या सही विधि है। जैसे कि बोलस है, तो बोलस भी एक उसका ही विधि है पोटासियम देने का ही। कमज़ोर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, धीमी अंतःवर्धन या संतरे के रस के साथ, तो ये सब उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। बोलस एक उसका पोटासियम देने का क्या है, एक उत्तम या सही विधि है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बोलस मतलब कि उसको मतलब कि इसका देने का एक तरीका नहीं है, मतलब कि ये पूछ रहा था। और बोलस के माध्यम से उसको पोटासियम को नहीं दिया जाता। ये पोटासियम को दिया कैसे जाता है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो कैसे दिया जाता है, तो कमज़ोर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से धीमी अंतर्वेदन से या संतरे के रस के साथ, तो ये सब है क्या चीज़, तो पोटासियम देने का विधि। और उसकी आपसे पूछ क्या रहा था कि पोटासियम देने के निम्नलिखित में से किसके अलावा, मतलब कि बोलस के अलावा ये सभी तीनों क्या है, मतलब कि उसका एक विधि है, और वही आपको खोजना था कि किसके अलावा सभी पोटासियम देने की विधि है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि IV बोलस के अलावा ये सभी उसका एक उपयुक्त विधि है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन इजी है। रोगी की देखभाल करने वाली नर्स, जैसे आप लोग जॉब में जाइएगा तो आप लोगों को हर टाइप के पेशेंट को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ECT हम लोग पढ़ रहे थे,
मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो वहाँ पर भी हमने आप को देखे थे कि उन सब में भी आप लोगों को ड्यूटी लगाए जाएंगे जब आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब। और बहुत सारे मतलब सब डिपार्टमेंट में लगाया जाता है। तो वही कह रहा है कि रोगी की देखभाल करने वाली नर्स को जैक्सन प्राइट ड्रोन को निकालने और मापने के लिए कहा जाता है। मतलब एक ड्रोन है जो इसका नाम है जैक्सन प्राइट ड्रोन, उसको निकालने और उसको मापने के लिए अगर आपको कहे जाएंगे तब आप जैक्सन प्राइट ड्रोन को कितनी बार खाली किया जाना चाहिए, मतलब कि तब जैक्सन प्रोट को मतलब कि कितनी बार आप खाली करेंगे या कितनी बार खाली किया जाना चाहिए। पहले कुछ दिनों में हर 4 से 6 घंटे तक घट जाती है, मात्रा उसकी घट जाती है, या उसके बाद पहले कुछ दिनों के हर 8 से 10 घंटे में उसकी मात्रा घटती है। तो ये कब घटती है? तो ये पहले जो कुछ दिन होते हैं, मतलब पहले कुछ दिनों में 4 से 6 घंटे तक उसकी मात्रा क्या होती है? घट जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली तिमाही, क्या कह रहा है कि पहली तिमाही में गर्भपात की सबसे सामान्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे क्या है, गर्भपात को जो गर्भधारण है और 9 महीना का होता है ना, गर्भधारण है वो 9 मंथ का होता है। उसको 3 टर्म में बांटते हैं। अब पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, ये हम लोगों ने मिडवाइफरी टॉपिक में बहुत डिटेल्स में देखे थे। इसमें क्या होता है कि जिसको पहला तिमाही कहते हैं आप, दूसरा तिमाही कहते हैं, तीसरा तिमाही कहते हैं। वही कह रहा है कि पहला तिमाही में गर्भपात का सबसे सामान्य कारण इनमें से कौन सा है? गुणसूत्र संबंधित असमानताएं देखने को मिलते हैं या मानसिक आघात होता है। तो पहली तिमाही में मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलन, ये आघात तो ये होता नहीं है। और क्या है कि मातृ रोग ये भी नहीं देखने को मिलते, आरटीआई भी नहीं होता है। तो पहली तिमाही में जो गर्भपात के सबसे सामान्य कारण है वो क्या है? गुणसूत्र संबंधित असमानताएं देखने को मिलती है पहली तिमाही में। अलग अलग तिमाही में अलग अलग उसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये समझ गए पहली तिमाही क्या है। ये आपको वैसे पहले भी हमने मिडवाइफरी क्लास में भी बता रखे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि सारे क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप लोग उसको मतलब कि जितनी क्लास करिएगा सब एक दूसरे से रिलेटेड मिलेंगे। अगर सब क्लास करते हैं तो आपका क्वेश्चन सारा क्लियर होते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई औषधि सोते समय दी जाती है, यदि कोई मेडिसिन, कोई औषधि सोते समय दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस कूट निर्देश का उपयोग किया जाता है? मतलब किसी कूट निर्देश के तहत ही दिए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है किस कूट निर्देश का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है HS के, किसके? HS कूट निर्देश का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोगी को खून बहाने की स्थिति में चिकित्सालय में आती है। रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश सबसे उपयुक्त माना जाएगा? जैसे है कि अपने सिर को आगे की ओर झुकाकर बैठना, अपनी नाक को नरम हिस्से को अपने अंगूठे और तर्जनी की मजबूती से पकड़े रहना, या आपको दिया है और भी इसी तरीके से ऑप्शन दिया गया, बहुत सारा ऑप्शन है। तो जब कोई भी रोगी नाक से खून बहाने की स्थिति में बहाने की स्थिति, मतलब जैसे क्या बहाने नहीं, बहाने की स्थिति में, जैसे क्या खून बहुत सारे पेशेंट को देखते होंगे कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है। तो ये कह रहा है कि एक रोगी के नाक से खून बहने की स्थिति में चिकित्सालय में जब आता है
तो रोगी को किस तरीके से निर्देश दिया जाता है, किस तरीके से उसको उपचार के लिए निर्देश दिए जाएंगे यदि किसी रोगी का नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है। तो उस स्थिति में अपने सिर को आगे की ओर झुकाकर बैठना चाहिए। कैसा उसको निर्देश दिया जाएगा, तो सिर को आगे की ओर झुकाकर बैठने के लिए। तो कैसे निर्देश दिए जाएंगे इस केस में, तो अपने सिर को आगे की ओर झुकाकर बैठने के लिए, साथ ही नाक के नरम हिस्सों को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच मजबूती से पकड़ने के लिए उसको क्या दिया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, किस केस में, यदि नाक से खून बह रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब निर्देश आप लोग भी जब जाइएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा और आप लोगों को भी ये सब ज़्यादातर ये सब वर्क आप ही लोगों को करने के लिए दिए जाएंगे। ये सब ड्यूटी में ये सब वैसे ट्रेनिंग में बताया जाता है, तो वहाँ पर जब जॉब करने जाइएगा तो ये सब आपको बताएंगे और पेशेंट आएगा तो इस तरीके से सजेशन आप लोगों को देना होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मरीज जिसका शुष्क मुंह, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली के साथ मरीज के निर्जलीकरण मतलब निर्जलीकरण कुछ नहीं खा पी रहे हैं, निर्जलीकरण का पता चलता है। द्रव्य की मात्रा की कमी के निदान वाले मरीज की देखभाल करते समय नर्स को कौन सी हस्तक्षेप करना चाहिए, जल सेवन एवं मूत्र उत्पाद का आकलन करना चाहिए, या दिन के अलग अलग समय पर मरीज को साप्ताहिक वजन मापना चाहिए। तो इस केस में क्या किया जाता है, तो नर्स का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, जल के सेवन और निर्जलीकरण का पता चलता है, उसको लगाना है तो क्या करेगा, जल के सेवन एवं मूत्र के उत्पादन का आकलन करेगा, तभी ना उसके निर्जलीकरण का पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन से ही इसका आंसर क्लियर था, इसमें हमको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नर्स इस बात से अवगत है कि अल्सरेटिव जो कोलाइटिस श्वसन वृद्धांत शोध वाले बच्चे में सबसे सामान्य आकलन किससे होता है, डॉट जैसे उधर में तीव्र ऐंठन किससे पता चलता है पेट वाले भाग में, या बहुत अधिक मात्रा में अतिसार होने से, या गुदा विदर से, या उदर के बढ़ने से। तो नर्स को किस बातों से अवगत होता है कि अल्सरेटिव जो कोलाइटिस वाले बच्चे, इसमें सामान्य आकलन मतलब कि कैसे पता चलता है इस तरीके से बच्चे का, तो मतलब कि ये जो पता चलता है ये बहुत अधिक मात्रा में अतिसार होने के से इसका आकलन किया जाता है। इसी से जो नर्स रहते हैं, जो अनुभवी नर्स होते हैं, वो उसका आकलन करते हैं, उसका पता करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना क्या कहलाता है। अगर किसी पुरुष में वीर्य का निर्माण नहीं होता है तो उसको कहते हैं असपर्मिया। क्या कहते हैं, असपर्मिया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी पुरुष में वीर्य का निर्माण नहीं हो पाता है तो उसको असपर्मिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान, क्या कह रहा है कि वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में ध्वनि का पार्श्वीकरण क्या इंगित करता है। तो ध्वनि का जो पार्श्वीकरण है वेबर परीक्षण में, जैसे कि ऑप्शन दिया है कि परिवाहिका बड़ी बधिरता का पता चलता है, या संवेदन तंत्रिकीय बधिरता, या मध्यकर्ण बधिरता का। तो ये क्या चीज़ का पता चलता है, तो ये जो इसमें पता चलता है वो प्रवाहिकीय बधिरता का। किसका, तो वेबर परीक्षण में जो रोगग्रस्त कान में ध्वनि का जो पार्श्वीकरण जो होते हैं वो इंगित करता है
कि परिवाहिका बधिरता है, मतलब कि जो परिवाहिका मतलब जो ध्वनि प्रवाह होंगे उसमें थोड़ा सा क्या है, रुकावट है। बधिरता मतलब क्या, रुकावट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन सब में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत होंगे वहाँ पर बताया जाएगा। अगला कह रहा है कि वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में ध्वनि का पार्श्वीकरण इंगित, ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन शायद आ गया, सेम क्वेश्चन है। अगला है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको एमआई से इंडिकेट करता है, के दौरान सामान्यतः कौन सी धमनी प्रभावग्रस्त होती है। जैसे इसमें दिया है कि रीनल धमनी, सिलिएक धमनी, या कोरोनरी धमनी, या हिपेटिक धमनी। तो कौन से धमनी होते हैं, तो कोरोनरी धमनी। कौन से, तो कोरोनरी धमनी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि क्षय रोग जो होता है उसका मुख्य लक्षण क्या है। जैसे इसमें दिया गया है कि 3 सप्ताह से अधिक खांसी होना, कभी कभी खांसी होना, केवल रात के समय में खांसी होना, ये सब खांसी का लक्षण है। हल्की खांसी होना, यदि 3 सप्ताह से अधिक खांसी हो रहा है, ये क्षय रोग का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है ये आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आगे की जो क्लासेज होंगे इसका हम लोग आगे क्लासेस कल से हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल आप लोगों को यदि हम बात करें तो वैकेंसी का भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मिल ही जाएगा, इसके लिए आप लोग ज़्यादा चिंतित न होइएगा। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित ही आपको इस क्लास से बेनिफिट होंगे।